So here we have a next chapter, that is unit 3b, symbols of our country. Okay, and in new book the name of this chapter or the poem is changed, that is a nation's strength. Okay, you can check in your book before you read section में क्या भी वो कुछ changes हुए हैं, आप देखिए. I am reading before you read portion. Okay, do you know every country has its national symbol. These symbols have great significance. They provide a distinct identity to the nation. Now read the poem and find out the various national symbols and monuments which give India a distinct identity. Same lines are there in everybody's book before you read portion? Okay, then no problem. Okay, so we are starting this. तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को बताया गया है कि नेशनल सिंबल्स हमारे क्या क्या हैं, वो आपको पूछा गया कि हमारे देश के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं. ठीक है, कुछ ऐसे जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है ना, राष्ट्रीय स्मारक क्या है. आपसे अगर पूछा जाए विच वन इज़ आवर नेशनल एनिमल, हाँ क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु, टाइगर, जो कि हमारे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है. उनके द्वारा ही हमारे राष्ट्र को जाना जाता है. उनमें कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है जिसके कारण से हमने उनको चुना है, उन सारे प्रतीक चिन्हों को चुना है, या फिर उन सारे जानवरों को, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें, पशु पक्षी सिंबल्स और भी बहुत सारे जो आप चैप्टर में भी नहीं, अब बाहर भी और भी बहुत सारी जगहों से उनके बारे में पता कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे यहाँ पे आपके बुक में कुछ ऐसे सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे चिन्हों को लिखा गया है, कुछ ऐसी चीज़ों को दर्शाया गया है जो कि हमारे देश के लिए स्ट्रेंथ का काम करते हैं, यानी ताकत है. ठीक है, वो हमें दर्शाता है कि हमारा देश जो है वो कितना ताकतवर है, या फिर वैसा ही उनके शक्ति से मिलता जुलता हमारे देश का ताकत है, यानी स्ट्रेंथ है. ठीक है, सो कैन यू टेल मी दैट हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर इन दिस पोएम. कितने स्टैंजाज हैं? हाउ मेनी? 5. And how many lines are there in each stanza? 4 lines are there. Okay, 4 lines are there. 4 लाइन है एक स्टैंजा में, और कितने स्टैंजाज हैं? 5 स्टैंजा. ठीक है. Symbols of our country represent more than what we see. The Royal Bengal tiger is a symbol that says be courageous, strong and free. ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो सिंबल्स प्रतीक चिन्ह होते हैं वो हमारे देश में जो गुण है उसको भी दर्शाते हैं. जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, यानी हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है. ठीक है, और वो हमें सिखाता है कि करेजियस बने. करेजियस मतलब साहसी, निडर बने, स्ट्रांग बने, मजबूत बने और फ्री बने. किसी से भी डरना नहीं है. ठीक है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो हमें डरना नहीं चाहिए. तो इसलिए जो ताकत होती है, जो टाइगर में ताकत होती है, आपने कभी देखा होगा अगर, ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा जो फाइट होती है टाइगर, या फिर टाइगर जिस पे हमला करता है, जिसको खाने के लिए वो दौड़ता है, शिकार जब करता है, तो उसमें कितने फोर्स से वो काम करता है, एकदम निडर. क्यों? क्योंकि वो पशु जो है वो बहुत ताकतवर है और उसको पूरा साहस है, उसको पता है कि मेरे आगे कुछ भी आ जाए हम किसी चीज़ से डरेंगे नहीं. तो इसलिए उसको हमारा देश का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, और उसी के समान हम सबको, यानी सभी भारतवासियों को करेजियस, निडर और साहसी बनने के लिए कहा जा रहा है. उसके जैसा मजबूत, एकदम फ्री, कि हम स्वतंत्र हैं. कोई भी जीव जंतु, इंसान भी अगर आ जाए तो टाइगर डरता है? तो एकदम टाइगर की तरह आपको क्या बनना है? साहसी बनना है ना. सो दिस वी हैव इन द फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा पढ़े. सेकेंड स्टैंजा सेज our tiranga that flies high in the sky have saffron, white and green. Message: courage, peace and prosperity, and Ashok Chakra as wheel of duty. हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि कितने रंगों का है? 3 रंगों का है. ठीक है, 3 रंगों का है. तो आकाश में उड़ता हुआ तिरंगा क्या संदेश देता है, क्या उसके रंग जो हैं वो हमें बताते हैं. 3 रंगों का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? केसरिया, सफ़ेद और हरा. ठीक है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन.
बताएगा इसका क्या मीनिंग है कि केसरिया रंग हमें क्या बताता है, सफ़ेद रंग हमें क्या सूचक देता है, सूचक है किस चीज़ का, पता है किसी को? चलिए मैं बताती हूँ, लाइक यू कैन सी इन योर बुक सेकेंड स्टैंजा। सो मैसेज क्या देता है, क्या प्रतीक है? सैफरन कलर यानी केसरिया रंग, वो हमें करेजियस बनने के लिए कहता है, साहसी वीरता का प्रतीक है, ठीक है। और वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर वो शांति का प्रतीक है, ठीक है। वो बताता है कि हमें जैसा सिचुएशन हो तो सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी शांति के साथ भी काम लेना चाहिए, हमेशा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग को शांत रख के भी हमें बहुत सारा डिसीज़न लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और लास्ट है कौन सा कलर? ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर यानी हरा, हरा कलर जो है वो समृद्धि का प्रतीक होता है, ठीक है, यानी हरियाली का प्रतीक। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि उसी से आती है, कैसे आती है? हरियाली से। हरियाली यानी हमारे देश में कहीं भी पेड़ पौधों की कमी नहीं है, बहुत मीन्स खेत खलिहानों में अन्न के भंडार हैं, है ना। तो जब अन्न ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या कोई देश समृद्ध बन सकता है? हाँ, तो उसकी बहुत बड़ी संपत्ति होती है वहाँ की हरियाली, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी, वहाँ का अन्न। सबसे बेसिक हमारा नीड क्या होता है? खाना होता है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? रोटी चाहिए ना। तो रोटी कहाँ से आएगा? अन्न से आएगा, पौधों से आएगा, ठीक है, पेड़ों से आएगा। तो वो सब सबसे बेसिक होता है, कोई भी जीव जंतु हो और इंसान हो तो वो हमें मिलेगा पेड़ पौधों से, हरियाली से, ठीक है। तो हम लोग समझा, पहला रंग सैफरन यानी केसरिया, जो कि हमें करेजियस बनने के लिए कहता है, वीरता का प्रतीक होता है, हमें वीर बनना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। जैसे हमारे देश के महान योद्धा थे, महान क्रांतिकारी थे, महान आंदोलनकारी थे, ठीक है, बहुत सारे मीन्स देश के ऐसे महापुरुष थे जो कि अपनी वीरता के कारण हमारे देश को आज़ाद करा पाए हैं, है ना। दूसरा है शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक होता है हमारा वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर, वो शांति से भी हमने काम लिया, ठीक है। अहिंसा के रास्ते पे चल के गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई ना। तो ये अहिंसा और शांति के राह पर ही चलना बताता है क्या? कौन सा कलर? कौन सा कलर? वाइट कलर, सफ़ेद कलर। और ग्रीन कलर समृद्धि का प्रतीक है, यानी हरियाली का प्रतीक, ठीक है। हमें और साथ ही साथ ये भी संदेश देता है कि हमें अपने पृथ्वी को, अपने देश को हरा भरा रखना चाहिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, है कि नहीं? यस। हरियाली, हरियाली बोल रहे हैं हम। हरियाणा तो स्टेट है हमारा, ठीक है। हमारे नहीं, ऐसा नहीं है, हरियाणा अलग उसका मीनिंग होगा, ठीक है। यहाँ हरियाली और हरियाणा न और ला में बहुत अंतर है ना, तो उससे थोड़ा अलग है। और साथ ही साथ लास्ट लाइन इसका देखिए, एंड अशोक चक्र एज अ व्हील ऑफ ड्यूटी, ठीक है। व्हील ऑफ ड्यूटी अशोक चक्र में कहाँ होता है? अशोक चक्र कहाँ है तिरंगा में? देखा है? कहाँ? हाँ, वाइट कलर के बीच में। और उसमें चक्र में कितनी सारी तीलियां होती हैं? 24 होता है, जो कि दिन के 24 घंटे को दर्शाता है। और पूरे समय हमें अपने कर्तव्य का, पूरे 24 घंटे हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वो बताता है। हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो फ़र्ज़ है, हमें अपने कर्तव्य से कभी भी हटना नहीं चाहिए। इसी चीज़ का संदेश देता है क्या? वो अशोक चक्र, ठीक है, जिसमें कि 24 पार्ट्स होते हैं, 24 तीलियाँ होती हैं, 24 लाइन्स होते हैं, देखा है ना। तो समझ में आ गया तिरंगा का रंग का और अशोक चक्र का क्या सिंबल है, क्या प्रतीक है, क्या बताता है हमें। ओके, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड स्टैंजा। इट सेज द ताज महल, अ मॉन्यूमेंट ऑफ लव, carries the ageless message for us. Never we should forget and neglect the one who are near and dear to us, ठीक है। तो ताजमहल हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में है। कहाँ है ताजमहल? आगरा में है, ठीक है। सो आगरा में ताजमहल है और ये भी हम जानते हैं कि वो प्रेम का प्रतीक होता है। काफ़ी सदियों से वो
हमारे देश में है, सदियों पहले उसको बनवाया गया था, आज भी वो जैसा का तैसा है, यानी अभी भी अपनी खूबसूरती वो पूरे देश में बिखेर रहा है, पूरी दुनिया में बिखेर रहा है। और उससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपने नियर और डियर वन को, यानी हमारे जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, ठीक है, कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको नेगलेक्ट नहीं करना, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, सभी अपने परिवार को भूल जाते हैं, है ना, उनसे प्रेम नहीं करते हैं। जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ देते हैं, उनका सेवा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही आप कह सकते हैं कि ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, और किसकी याद में बनाया था? हाँ, नहीं, नाम अच्छे से बोलिए। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, ठीक है, कि ये ताजमहल मैं अपनी पत्नी के याद में बनवा रहा हूँ। जब भी इसको कोई देखे, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो प्रेम का प्रतीक है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और ये भी कहा जाता है कि शायद मरने के बाद उनकी बीवी का जो कब्रगाह था, यानी जहाँ दफनाया गया था, वहीं ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था, और उसी जगह पे ताजमहल बनवाया गया, जो कि बहुत सुंदर है ना। तो लोग उस जगह पे उसको देखने जाते हैं और सोचते हैं, मीन्स दिखाते हैं कि देखो कितना प्यार करता था अपनी पत्नी से, कितना प्रेम भाव था उनमें, कि उन्होंने याद में एक बड़ा सा ताजमहल बनवा दिया। तो ये प्रेम का प्रतीक सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, यह प्रेम दिखाता है कि अपने रिलेटिव्स, अपने जो करीबी हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनसे हमेशा प्रेम भाव रखना चाहिए, उनसे नफरत और उनको नेगलेक्ट भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यही मैसेज, यही संदेश क्या देता है, कौन सा चीज़ देता है? ताजमहल, ठीक है। प्रेम का प्रतीक, प्रेम का मैसेज कौन देता है? ताजमहल, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। कौन सा स्टैंजा है? 4th स्टैंजा, ओके। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ वन एंड ऑल, यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल, ओके। तो अगला जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का बना है, आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी है ना, जो कि गुजरात में बना हुआ है। ये है एकता की मूर्ति है ये, ठीक है। सरदार पटेल जो है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, कैसे यूनिटी डे मनाया जाता है। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी सफलता हमें नहीं मिल सकती है, चाहे वो हम पूरे देशवासियों को, उनका जो स्टैच्यू है, उनकी जो मूर्ति है, ठीक है, वो बताता है कि हम सबको एकता के सूत्र में बंध के रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी फ्लरिश कर सकते हैं जब हम एक रहेंगे, ठीक है। और अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारा पतन निश्चित है, हमेशा हमारा डाउनफॉल होते रहेगा, हम कुछ ना कुछ बर्बादी या फिर खामी होते रहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा है 5th स्टैंजा। द सिम्बल्स ऑफ आवर कंट्री स्प्रेड द बेस्ट ऑफ हु वी आर, लैंड ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, एंड लाइटनिंग बोथ नियर एंड फार, ठीक है। तो लास्ट स्टैंजा बताता है कि हमारी जो धरती है, हमारा जो भारत है, ठीक है, वो अनेक ही असंख्य ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो कि हमारे देश को महान बनाती है। हमारी धरती भारत में ही गौतम बुद्धा जैसे महान लोग पैदा हुए, महावीर, जैन धर्म की जिन्होंने स्थापना की, वो भी यहीं पे जन्म लिए। और अगर जब आप आगे जाओगे या फिर लाइब्रेरी में अगर आपको बुक्स मिले तो आप पढ़िएगा कि गौतम बुद्धा खुद एक अहिंसा के रास्ते पे चलने की सीख देते थे, ठीक है। बुद्ध धर्म की उन्होंने स्थापना की, महावीर उन्होंने भी जैन धर्म की स्थापना की, और ये दोनों अहिंसा के धर्म मीन्स अहिंसा के पथ पे चलने का संदेश हमें देते हैं। और उनकी जो शिक्षा है वो हमें बताती है कि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर तभी हम अच्छे व्यक्ति कहला सकते हैं जब हम क्या करें, सबका सम्मान करें, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, सबका सम्मान करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें,
ठीक है, किसी को चोट ना पहुंचाएं, इवन चींटी पे भी पैर ना रखें, क्योंकि जीवन तो उसमें भी होता है ना। हाँ, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, त्याग करना चाहिए हमें, ठीक है, फास्ट करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अलग ऐसे धर्म की स्थापना की जो हमें बहुत सारी शिक्षा देती है, ठीक है, वो हमारे धरती यानी हमारे भारत में ही पैदा हुए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, ठीक है, और पूरी दुनिया में इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया, सिखाया और समझाया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे